आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट के लिए स्पेशल हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इसे जो है अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं थीं। नंबर 3 पॉइंट है, संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं थीं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। 4th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, संवेदीगामक अवस्था बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में सीधी समझ होती है। शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि। गामक क्रियाएं हमारी क्या होती हैं? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जो छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, यही स्कीमा कहलाती हैं। पियाजे ने कहा था ये छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती हैं, यही स्कीमा कहलाती हैं। ये बात पियाजे साहब ने कही थी। प्रकाश के प्रति संचेत संवेदीगामक, प्रकाश के प्रति सचेत ये संवेदीगामक क्रिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है और सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ये सब पूर्व संक्रियात्मक क्रिया में होता है तथा सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। उदाहरण जैसे कार्टून। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जैसे क्रियाएं करता है, कार्टून वगैरह देखने के लिए प्रेरित होता है, जैसे कि 2 से 7 वर्ष जो होती है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है। फिर बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। पहला पॉइंट, तर्क और चिंतन का समावेश जो होता है, तर्क और चिंतन का समावेश जो होता है मूर्त चिंतन करता है। ठीक, ये मूर्त संक्रियात्मक में करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है, ये पूर्व संक्रियात्मक में हो गई। औपचारिक संक्रियात्मक हमारी जो होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक में क्या क्या क्रियाएं करता है? अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है, निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है, अंकों का प्रयोग करता है, समस्या का समाधान करने लगता है, कार्य में अंतर इत्यादि। ये सब थी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ये सब क्रियाएं वो करता है। कोहलर का सिद्धांत को हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि गेस्टवार्ट वाद जो है जर्मन का शब्द है और गेस्टवार्ट के प्रतिपादक जो है वो वर्दीमर है। गेस्टवार्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो वर्दीमर जी हैं और गेस्टवार्ट का अर्थ पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार है। गेस्टवार्ट का अर्थ जो है पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार। समग्रवाद सिद्धांत जो समग्रवाद सिद्धांत है वो और अवयवीवाद सिद्धांत कोहलर ने दिया था। समग्रवाद सिद्धांत और अवयवीवाद सिद्धांत कोहलर ने दिया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर
अचानक आती है, कोहलर ने कहा। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, कोहलर ने कहा। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है, कोहलर ने कहा। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है, कोहलर ने कहा था। सूझ के लिए बालक समस्या का हल कर लेता है, कोहलर ने कहा। कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना, कोहलर ने कहा। सुल्तान चिंपैंजी जो था वो भूखा बंदर था। छड़ी और बक्सा का प्रयोग कोहलर ने किया। मैस्लो को मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है। जो अब्राहम मैस्लो जी थे उनको मानवतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो ने 5 सिद्धांत दिए थे। मैस्लो साहब जो थे उन्होंने हमारे 5 सिद्धांत दिए थे। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। स्वैथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत, जो अब्राहम मैस्लो जी थे उनका सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत आत्मसिद्धीकरण, लक्ष्य और स्वैथार्थीकरण था। मैस्लो साहब का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत, मैस्लो साहब का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत आत्मसिद्धीकरण, लक्ष्य और स्वैथार्थीकरण था। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ये सिद्धांत मैस्लो साहब ने दिया। थॉर्नडाइक जी ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। थॉर्नडाइक अमेरिकी पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जी को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक जी को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक जी ने मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए हैं। जो मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। थॉर्नडाइक जी ने एसआर थ्योरी प्रस्तुत की थी। जो एसआर थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी थी। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक और संबंधवाद का सिद्धांत और बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। मुख्य नियम में कौन कौन से आते हैं और गौड़ नियम में कौन कौन से आते हैं? जो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए उनमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम के नियम आते हैं। फिर से सुनिएगा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम मुख्य नियम में आते हैं। फिर थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आत्मसमीकरण, आंशिक क्रिया और सहचर्य क्रिया, आंशिक क्रिया, सहचर्य क्रिया और ये 5 क्रियाएं आती हैं गौड़ नियम में। थॉर्नडाइक जी ने भूखी बिल्ली पर और मृत मछली पर प्रयोग किया था। जो थॉर्नडाइक जी हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भूखी बिल्ली और मृत मछली के ऊपर प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवादी जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयत्न भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। जो प्रयत्न भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। जो अधिगम है वो अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। अधिगम में समय जो है वो उत्तरोत्तर होता है। कक्षा में उपयोगिता, बालक की कक्षा में उपयोगिता जो है वो थॉर्नडाइक ने कहा। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, थॉर्नडाइक ने कहा। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, थॉर्नडाइक ने कहा। अधिगम में समय देना चाहिए, थॉर्नडाइक ने कहा। मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वो कक्षा में उपयोग रहें, थॉर्नडाइक ने कहा। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है, ये बात भी थॉर्नडाइक जी ने कही थी। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर के जो शोध हैं वो 1950-1954 के दशक के हैं। स्किनर के सिद्धांत को जो है वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने अपना प्रयोग जो है वो चूहों पर किया था और कबूतर पर किया था। जो स्किनर जी थे
उन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर किया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इस बात को भी स्किनर ने कहा था। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इस बात को भी स्किनर ने कहा। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो क्लार्क एल हल ने दिया था। पुनर्बलन को महत्व स्किनर ने दिया। पुनर्बलन है उसको जो महत्व है वो स्किनर ने दिया था। स्किनर ने कहा कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। स्किनर ने कहा कि प्राणी यदि सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलाव की आलोचना स्किनर ने ही की थी। जो पावलाव जी थे उन्होंने स्किनर की आलोचना की थी और कहा था कि इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलाव एक रूसी रशियन वैज्ञानिक थे। जो पावलाव जी थे वो एक रूसी रशियन वैज्ञानिक थे। अधिगम का सिद्धांत पावलाव जी ने प्रतिपादित किया था। जो अधिगम का सिद्धांत है वो पावलाव जी ने ही प्रतिपादित किया था। अनुबंधन का जनक ई पावलाव को कहा जाता है। जो अनुबंधन के जनक हैं वो ई पावलाव ही कहे जाते हैं। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है उसे अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया करके किसी भी कार्य को कर करके इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस बात को पावलाव जी ने कहा और ये अनुबंधन कहलाता है। पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? पावलाव जी जो थे उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। पावलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। जो पावलाव जी थे उनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। पावलाव ने पाचन क्रिया पर शोध किया था। जो पावलाव जी थे उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। एसआर थ्योरी जो दी थी, जो एसआर थ्योरी थी थॉर्नडाइक ने दी थी। एस टाइप थ्योरी पावलाव ने दी थी। जो एस टाइप थ्योरी थी वो पावलाव ने दी थी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो पावलाव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, जो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत है वो भी पावलाव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत पावलाव ने दिया। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, पावलाव ने कहा। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, इस बात को पावलाव ने कहा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 5 6 अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। 1 2 4 5 6 बालक अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं, इस बात को भी पावलाव ने कहा है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, इस बात को पावलाव ने कहा। बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है, इस बात को पावलाव ने कहा। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है, पावलाव ने कहा। पशु प्रशिक्षण किया जाता है, पावलाव ने कहा। जो पशु प्रशिक्षण है वो किया जाता है, पावलाव ने कहा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो कि चिंतन पर आधारित है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो कि चिंतन पर आधारित है, पावलाव ने बताया था। लेव वाइगोत्स्की जो वाइगोत्स्की हैं रूस के रशियन वैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की जी जो हैं वो समाज के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था वो वाइगोत्स्की जी ने दिया। ZPD जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगोत्स्की ने बताया। निकट विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की ने दिया। जो निकट विकास का क्षेत्र है वो वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। जो वाइगोत्स्की जी हैं
वो कहते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के साथ होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के साथ होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज में भाषा का विकास व विचारों का विकास सीखता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो बंडूरा ने दिया। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। बंडूरा जो थे वो कनाडा के थे। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा साहब ने दिया। कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, इस बात को बंडूरा साहब ने कहा। कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, इस बात को बंडूरा साहब ने कहा। निर्जीव गुड़िया और सजीव जोकर पर, जो निर्जीव गुड़िया थी और सजीव जोकर पर बंडूरा साहब ने प्रयोग किया था। हम जो भी सीखते हैं दूसरों से अवलोकन करके सीखते हैं, इस बात को भी बंडूरा साहब ने कहा था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो था वो बंडूरा ने दिया। अवलोकन का सिद्धांत जो है बंडूरा ने दिया। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। निर्देशन का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। अनुकरण का सिद्धांत बंडूरा ने दिया। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि पर्सोना यूनानी शब्द है, मुखौटा जिसे मास्क कहते हैं इंग्लिश में भी कहा जाता है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति प्लस तत्व से मिलकर के बना है। व्यक्तित्व नकारात्मक तत्व भी होता है और सकारात्मक तत्व भी हमारे होते हैं। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, इस बात को गिलफोर्ड ने कही। जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, इस बात को गिलफोर्ड ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, इस बात को विलियम वुडवर्थ ने कहा। इस बात को विलियम वुडवर्थ ने कहा। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है, जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। फिर बाद में सन 1961 में संशोधन किया गया, जो कि आलपार्ट ने वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया। विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को, जो हमारे व्यक्तित्व है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम व वातावरण है। हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारण जो हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण है, जिसमें वंशानुक्रम की भूमिका 80% होती है और वातावरण की भूमिका 20% होती है। व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। ये जो सूत्र था, इस सूत्र को विलियम वुडवर्थ ने दिया था। सबसे ज़्यादा व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। प्रक्षेपण के बारे में सर्वप्रथम 1849 में सिगमंड फ्राइड ने बताया था। प्रक्षेपण के बारे में
जो सर्वप्रथम 1849 में सिगमंड फ्रायड ने बताया था। सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि बच्चा शैशवावस्था 4 से 5 वर्ष की आयु में जो कुछ भी बनना होता है वो बन जाता है, कि बच्चे को शैशवावस्था में 4 से 5 वर्ष की अवस्था में जो भी कुछ बनना होता है वो अपनी इसी अवस्था में बन जाता है। प्रक्षेपण का अर्थ अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं ना बताकर, जो प्रक्षेपण का अर्थ है वो बालक अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं ना बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे ही हम प्रक्षेपण कहते हैं। फिर से समझिएगा, प्रक्षेपण का जो अर्थ होता है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण की हमारी 4 विधियाँ होती हैं। जो प्रक्षेपण होता है उसकी हमारी कुल 4 विधियाँ होती हैं, टैट, कैट, IBT, SCT। बात करते हैं टैट की। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं जिसको हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। पेपर में पूछा जा सकता है कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका प्रतिपादन मॉर्गन व मुर्रे ने किया था। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का जो प्रतिपादन है मॉर्गन व मुर्रे ने किया था। टैट में जो कार्डों की संख्या होती है, TAT मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में जो कार्डों की संख्या होती है वो 31 होती है, जिसमें 30 कार्ड चित्रों से संबंधित होते हैं, 1 कार्ड सादा और खाली होता है। 10 कार्ड स्त्री के लिए होते हैं, 10 कार्ड पुरुष के लिए होते हैं, 10 कार्ड स्त्री प्लस पुरुष दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं TAT परीक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। जो TAT परीक्षण होता है वो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। TAT 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षण है। जो टैट परीक्षण होता है वो 14 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए किया जाता है। टैट परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने के लिए कहा जाता है। जब TAT परीक्षण होता है मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का परीक्षण होता है तो व्यक्ति जो है बालक को कम से कम 20 बार लिखने के लिए कहता है। अब बात करते हैं कैट की, मतलब चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसकी हिंदी होती है बालक अंतर्बोध परीक्षण। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट मतलब बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बैलक ने किया था। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट का जो प्रतिपादन है वो लियोपोल्ड बैलक जी ने किया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं IBT इंक ब्लॉक टेस्ट स्याही धब्बा परीक्षण। इसका प्रतिपादन हरमन रोडशा ने किया था। इंक ब्लॉक टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन हरमन रोडशा ने किया था। इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। इसमें सभी कार्ड स्याही के धब्बों से संबंधित होते हैं। IBT यानी इंक ब्लॉक परीक्षण में सभी कार्ड स्याही के धब्बों से संबंधित होते हैं। IBT में 5 कार्ड काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं तथा 5 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं, यानी 5 कार्ड काले सफ़ेद होते हैं और 5 कार्ड विभिन्न रंगों के होते हैं। IBT परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखाकर आकृति पहचानने के लिए कहा जाता है। IBT परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखाकर आकृति को पहचानने के लिए कहा जाता है। IBT परीक्षण में कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। IBT जब व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है तो IBT परीक्षण में कोई भी आयु की सीमा नहीं होती है। बात करते हैं आखिरी की SCT परीक्षण, जो कि सन 1930 में आया। SCT परीक्षण जो कि सन 1930 ईस्वी में आया। सेंटेंस कॉम्प्लीटिशन टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन जो था पाइन एंड टेंडलर ने किया था। इसकी जो ट्रिक है वाक्य पेन से लिखोगे। SCT परीक्षण जो कि सन 1930 ईस्वी में आया। सेंटेंस कॉम्प्लीटिशन टेस्ट वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन जो था वो पाइन एंड टेंडलर ने किया था। SCT परीक्षण सर्वाधिक योगदान रोटर्स का रहा। SCT परीक्षण है उसमें
सर्वाधिक योगदान जो था वो रोटर्स का था। एक बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुणों को प्राप्त करता है, जो एक बालक होता है अपने पूर्वजों के शारीरिक मानसिक गुणों को प्राप्त करता है, वह आनुवांशिकता या वंशानुगत कहलाता है। बालक के जन्म के बाद जो भी उसके सभी गुणों में परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण होता है। बालक के जन्म के बाद जो भी उसके सभी गुणों में परिवर्तन आता है वह उसके वातावरण के कारण होता है। विलियम वुडवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं। विलियम वुडवर्थ ने कहा था कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो गर्भधारण से बालक में हों। विलियम वुडवर्थ ने इस बात को स्वीकार किया है कि बालक में वे सभी बातें आ जाती हैं जो गर्भधारण से बालक में हों। माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण होना, इस बात को जेम्स ड्रेवर ने स्वीकार किया है। माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना, इस बात को जेम्स ड्रेवर साहब ने स्वीकार किया है। आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। जो आनुवांशिकता के नियम हैं वो 3 नियम हैं: समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। माता पिता के ठीक विपरीत संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। माता पिता के ठीक विपरीत ही संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर बुद्धिमान जिसके माता पिता हैं तो संतान उसकी जड़ बुद्धि की हो गई, यानी मूर्ख बुद्धि हो गई। फिर बीज कोश या जनन द्रव्यों का सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो बीजमैन ने कहा। बीज कोश या जनन द्रव्यों का सिद्धांत जो है बीजमैन ने दिया। शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। इस बात को बीजमैन ने कहा। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने दिया। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने दिया। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बीजमैन ने दिया। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो बीजमैन ने दिया। माता पिता के अर्जित गुणों का विकास बच्चों में नहीं होता है। माता पिता के अर्जित गुणों का विकास बच्चों में नहीं होता है। मनुष्य में केवल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष स्त्री में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। XY गुणसूत्र मेल में, XX गुणसूत्र जो पाए जाते हैं फीमेल में पाए जाते हैं। जीव सांख्यिकी सिद्धांत है वो गाल्टन ने दिया। और लिंग का निर्धारण पिता से होता है। जीव सांख्यिकी जो सिद्धांत है वो गाल्टन ने दिया और लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण वातावरण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो कारण है वो वातावरण है। वाटसन ने कहा कि मुझको नवजात शिशु दे दो। वाटसन ने इस बात को माना है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दीजिए, उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहूँ मैं बना दूंगा। रास ने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है। जो रास वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा रास ने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टैशी एक मनोवैज्ञानिक थे, ने कहा पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। इस बात को एनास्टैशी ने कहा कि पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में किया था। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने सन 1885 ईस्वी में किया था। विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है।
अमूर्त है बुद्धि। अमूर्त मतलब हम बुद्धि को देख नहीं सकते हैं। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वही बुद्धि है। फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। अल्फ्रेड बिने साहब ने कहा, जो अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बुद्धि में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना निहित होती है। वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। जो बुद्धि है वो कार्य करने की योग्यता है। ट्रिक वुडवर्थ से वर्क, तो कार्य करने की योग्यता है बुद्धि है। वुडरो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जो वुडरो साहब ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मूर्त बुद्धि जो दिखाई देती है। बुद्धि का विभाजन थॉर्नडाइक जी ने 3 वर्गों में किया है। बुद्धि का विभाजन है वो थॉर्नडाइक जी ने 3 भागों में किया है। यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। पहली यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। गैरिट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, जैसे इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार इत्यादि। अगला पॉइंट है चिंतन करने की क्षमता को, जो चिंतन है उसकी करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं, जैसे दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार इत्यादि। ये हमारी अमूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। सामाजिक बुद्धि समाज में रहने वाले लोगों में होती है। जो सामाजिक बुद्धि होती है वो समाज में रहने वाले लोगों में होती है, जैसे व्यक्ति या